सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे लिए जोगट एकेडमी के लिए, जोगट एकेडमी पब्लिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज हमारी पब्लिकेशन की तरफ से एक नई बुक आ रही है जो कि एस्पिरेंट्स है, डिफरेंट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और ये जो हमारी बुक है ये है हिंदी व्याकरण, सौंधी हिंदी व्याकरण। इस बुक के जो राइटर है अर्चना सिंह मैडम जी, तो ये आज हमारे साथ है। तो इनका हिंदी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा इनका एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र में। तो इनसे हम बातचीत करेंगे इस बुक के बारे में और हिंदी का क्या भविष्य है और किस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है एस्पिरेंट्स को हिंदी को पढ़ने के लिए और हिंदी को तैयार करने के लिए। तो मैडम, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये बुक लिखी जोगट पब्लिकेशन के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई जोगट एकेडमी एंड जोगट एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगी बहुत बहुत कि आपके वजह से मुझे ये एक अवसर मिला और मैं इस बुक को लिख सकी। सर, मैं चाहती थी कि मैं कुछ लिखूं। वैसे मैं लिखती हूँ, मेरी कहानियाँ, कविता, लेख वगैरह छपते रहते हैं बहुत सारी पत्रिकाओं में, अभी भी छपते हैं, छप भी रहे हैं, आगे भी छपते रहेंगे। पर सर, एक पुस्तक लिखना, वो भी छात्रों को ध्यान में रखते हुए कि वो इस पुस्तक को पढ़ के अपना जो उनकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन्हें वो क्लियर कर सकें। तो आपने ये मुझे अवसर दिया, मतलब आपने अंकुर बोया था मेरे हृदय में कि आप लिखिए, तो मैंने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को जब मैंने लिखा तो इस बात का विशेष ध्यान रखा कि जो छात्र है वो केवल विषय सामग्री समझे, उसे भाषा ना समझनी पड़े, मतलब क्लिष्ट भाषा नहीं प्रयोग की है मैंने इसमें। तो सबसे पहले तो मुझे नाम बड़ा सुंदर लगा जो आपने नाम दिया है इसको, सौंधी हिंदी। तो मेरे दो सवाल इकट्ठे रहेंगे। तो पहला सवाल ये है कि ये सौंधी हिंदी का मतलब क्या है और क्या सोच के आपने ये नाम दिया है, और दूसरा मेरा सवाल रहेगा कि आपकी एक जर्नी क्या रही है, आप अपने जो शुरुआती दिन रहे आपके स्कूलिंग से लेकर आपने किस किस स्टेज से गुजर के आप यहाँ तक पहुँचे कि जब आप बुक लिख रहे हैं। तो दोनों सवाल आप। तो सबसे पहले सर, आपने पूछा है कि इसका नाम मैंने सौंधी हिंदी व्याकरण क्यों रखा। तो सर, जो सौंधी शब्द है इसका अर्थ होता है भीनी भीनी खुशबू, एक मन को मोहने वाली खुशबू। जैसे सर बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा है, तो लोग व्याकुल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वर्षा की बूंदें धरती पे पड़ती हैं, यानी वर्षा आती है, और फिर जब वो बूंदें पड़ती हैं धरती के ऊपर तो वहाँ से मिट्टी से एक खुशबू उठती है। तो वो खुशबू जो है वो सौंधी खुशबू कहलाती है। तो यही सोच के रखा है कि ये जो पुस्तक है बिल्कुल ऐसी ही महक बिखेरे और हमारे जो विद्यार्थी छात्र इसको पढ़ें तो जैसे हम लोग गर्मी से व्याकुल होते हैं, ऐसे जो छात्र हिंदी को लेके बहुत परेशान हैं या सोचते हैं कि हिंदी बहुत मुश्किल है, अरे हिंदी, या कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि हिंदी को क्या पढ़ना, हम तो जानते ही हैं, तो उन सब के लिए ये एक सौंधीपन जो है वो बिखेरे, यानी वो इसे पढ़ें, समझें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें, क्रैक करें। दूसरा, आपने सर बताया कि मेरी क्या जर्नी रही। तो सर, जैसे आम होता है पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने अपना 26-27 साल का मेरा रहा है अनुभव। मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल में नौकरी की। और सर, जब मैं छोटी सी मेरा मतलब जब मैं 7वीं 6ठी 8वीं में होंगी, तो जैसे कक्षा में जब हमारी अध्यापिका कहती थी या अध्यापक कहते थे कि लिखो, मतलब मैं लिख लेती थी। मैं क्या लिखती थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लिख लेती थी। तो शायद ये थोड़ा बहुत लिखना वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद फिर सर मैंने कविताएं, कहानियाँ ये सब लिखी। सर, ये पुस्तक भी मैं लिखना चाहती थी आफ्टर रिटायरमेंट। मैं अब रिटायर हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ पुस्तकों पे काम करूं, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो उसके लिए सर आपका मैं फिर से धन्यवाद करूंगी कि आपने मतलब मुझे एक मार्ग दिखाया कि ये लिखो। मेरे चाहने से कुछ नहीं हो रहा था, मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे लिखूं बुक, क्या लिखूं। फिर आपने थोड़ा हौसला भी बढ़ाया और बताया, तो फिर मैंने ये बुक जो है लिख दी है। तो इसके अंदर जैसे आपकी जो इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हमने पढ़ा है कि आकाशवाणी हमीरपुर से 22 वर्षों तक
बाल मंडल एवं महिला जगत कार्यक्रम का संचालन किया आपने, जी तथा साहित्य जगत के काव्य पाठ, कहानी, वार्ता प्रसारित, आकाशवाणी शिमला में वार्ता प्रसारित की। जी। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जो आपकी आकाशवाणी से जुड़ी हुई इतनी लंबी जर्नी रही है, तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा और कैसे आपकी यहाँ क्या क्या चैलेंजेस रही है आपको, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। सर ऐसा है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं लिख लेती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं क्या लिखती हूँ। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं लिख सकती हूँ। वो तो आपने थोड़ा सा मुझे कहा, मतलब एक रास्ता दिखाया और मैंने ये लिख लिया। बिल्कुल ऐसे ही मुझे थोड़ा म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ है, तो मैं भी सोचती थी जब मैं रेडियो पे गाने सुनती थी कि मैं भी यहाँ जाऊँ। तो एक बार ऐसे ही किसी परिचित ने हमें जो है वो लेके गए वहाँ पे, मैंने देखा कि कैसे होता है, और ऐसे ही मैंने वहाँ पूछा कि भाई मुझे भी गाना है यहाँ पर, तो क्या करूँ। आकाशवाणी, दिल्ली की बात है सर ये, और ये बात है 78-79 की। तो मैं शायद +1 12th में ऐसी ही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बैठे हैं अंकल सामने, वहाँ जाओ और दे दो एक लिख कर अपनी एप्लीकेशन। तो वो मैंने एप्लीकेशन दिया और उसने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और फिर मैंने ऑडिशन क्लियर किया। तो उस समय मेरी उम्र कोई ऐसी थी 17-18 साल। तो युववाणी करके कार्यक्रम आते थे, वहाँ पे मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया सिंगिंग के लिए। तो सर 4 साल मैंने गाया भी वहाँ पर यूपी के लोकगीत, और फिर मैंने वहीं से ड्रामे भी किए, वहीं से दिल्ली से 1-2। लेकिन सर फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि विवाह मेरा बहुत जल्दी हो गया, तो फिर छूट छाट गया ये। उसके बाद फिर से मैंने शिमला, जब मैं आई अपने हस्बैंड के साथ, तब मैंने फिर से जो था वो शिमला में शुरू किया। लेकिन शिमला के बाद जब मेरी ट्रांसफ़र हो गया, मतलब मैं चली गई हमीरपुर, क्योंकि जॉब मेरी वहाँ पे थी। तो हमीरपुर आकाशवाणी वालों ने ही मुझे खुद मतलब ढूंढ लिया। ढूंढ कैसे लिया कि कोई बंधु गए थे शिमला से, तो उन्होंने कहा भी हमारी बहुत अच्छी एक टॉकर थी, ऐसे करके। और सर मैं एक बात बता दूं, उन्होंने मुझे ये कहा जाता है आकाशवाणी में कि मेरा उच्चारण बड़ा सही है, मतलब। तो फिर मैं वहाँ से मैंने ये, उन्होंने मुझे जब बुलाया तो मैं मिलने गई, तो उन्होंने मुझे कार्यक्रम दिया। उसके बाद फिर जब तक मैं हमीरपुर में रही, तब तक मैंने बाल मंडल और महिला जगत कार्यक्रम का संचालन किया। तो एज ए विमेन आपकी खुद की जर्नी भी रही है, तो सोसाइटी में कि क्या क्या चैलेंजेस रहती है विमेन के सामने कि वो आगे नहीं आ सकती। जैसे आपने बताया कि आप कभी दिल्ली में थे, वहाँ से मैरिज के बाद आपको इधर शिफ्ट होना पड़ा, तो फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि विमेन के बारे में, वुमेन के लिए उस टाइम क्या चैलेंजेस थी आपके टाइम में। जी सर। और आज क्या अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस है विमेन के लिए। सर आज तो बहुत कुछ है। अगर कोई भी महिला या लड़की कुछ करना चाहे तो पेरेंट्स जो हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं। सर जिस समय मेरी जर्नी शुरू हुई आकाशवाणी की, तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, तो थोड़ी मदर नाराज़ रहती थी बहुत ज़्यादा। और एक तरह से जब मैं ऑडिशन देने गई थी, तो वो क्षण मैं भूल नहीं सकती जब मेरी मदर मुझसे नाराज़ थी, और मैं उनको एक तरह से नाराज़ करके और गिल्टी फील करके अपने मन में कि अरे मैं माँ को रोकना चाहूँगा, तो उनकी नाराज़गी की वजह क्या थी, वो क्यों नाराज़ थे? सर एक तो उस समय जो था वो थोड़ा सा लड़कियों को गाना या नृत्य करना इस तरह का अच्छा नहीं समझते थे। और फिर कुछ मदर को ये बहुत फिक्र थी। एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मदर बहुत परेशान रहती थी। तो उनका ये कहना था कि तू आज आकाशवाणी जाएगी तो फिर आगे भी जाएगी, और फिर तेरा विवाह कैसे होगा, इस बात की उनको बहुत चिंता रहती थी। तो मैं बड़ी मतलब अपनी माताजी को, अपनी माँ को नाराज़ करके ही ऑडिशन देने गई। और फिर जब मैं घर आई तो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने कहा, जब अम्मा नाराज़ होने लगी, हमारी माताजी मतलब मदर मेरी, तो भाई ने मुझे कहा कि देखो अम्मा, ज़रूरी नहीं है ये आ जाए, वहाँ एक से एक टैलेंटेड बच्चा होता है, और तुम ऐसे कह रहे हो, चलो इसका मन खुश हो गया और ये नहीं आएगी, ये थोड़ी आएगी। तो भाई ने माँ को ये कह के शांत किया। लेकिन जब हो गया तो मेरी मदर कोई बहुत विशेष खुश नहीं हुई। लेकिन एक मेरा गाना काफ़ी फेमस हुआ था सर, लोकगीत था वो, और जब वो गाना आया रेडियो पे, तो तब मेरी माँ ने कहा कि अच्छा तू ऐसा भी कर लेती है। आप वो गाना बता ही दीजिए एक बार, क्या गाना है? सर लोकगीत है, यूपी का लोकगीत है, मारवाड़ में ब्याधी रे
ऊंचो पहरो घाघरा मैं लाजो मर गई रे। तो ये गीत मैंने ऑडिशन में गाया। बाद में जब मेरी रिकॉर्डिंग हुई तो मुझे वहाँ पे जो थे अधिकारी उन्होंने कहा कि यही गीत से हम आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मदर बाद में कहने लगी कि अच्छा तू इतना ठीक ठाक गा सर, शायद गा ही लेती होंगी, पता नहीं, अब तो नहीं गा पाती। तो सर उन्होंने, मेरी माँ ने कहा कि चलो ठीक है। फिर मेरी माँ बोली कि देख अब इससे आगे मत बढ़ना। अच्छा, मतलब वो आगे फिर भी नहीं चाहते थे आगे? नहीं जाएं, उनको नहीं था। अच्छा फादर मेरे ज़रूर मुझे सपोर्ट करते थे। सर मैं ट्रेंड डांसर हूँ बिल्कुल, भरतनाट्यम, कथक और भरतनाट्यम सर। और कथक में तो एक तरह से मैंने बीए पास किया हुआ है उस समय में। तो ये पिताजी के मतलब पापा के अपने सपोर्ट से मैंने किया। माँ इन बातों को नहीं पसंद करती थी। बाद में फिर मुझे लगा ये सब चीज़ें चलती रही, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी और मुझे मतलब एक समय पे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ टीचिंग ही है। तो जो चलो ये आपका सिंगिंग से ड्रामा से ये संबंध रहा, तो हिंदी के साथ आपका क्या रिलेशन है? हिंदी के साथ आपकी कैसे जुड़े हुए आप हिंदी के हाँ साथ? सर, हिंदी से इसलिए जुड़ी हुई हूँ। देखिए सर, एक तो मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ, तो इसमें ही जो सर खड़ी बोली होती है वही विकसित होके आज हमारी ये हिंदी है। तो सर मतलब समझिए आप, मातृभाषा और मेरी राजभाषा सब हिंदी ही है। और सर मुझे ये जो पुस्तकें पढ़ने का शौक़ था, ये मुझे बचपन से था। और पढ़ने के बाद वही, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे नहीं पता था कि मैं लिख लेती हूँ। फिर मैंने एक कविता लिखी ऐसे ही, और वो वहाँ के लोकल अखबार में छपी और सर 10 रुपये मिले मुझे उसके लिए। 10 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी कि एक 10 रुपये मेरे पास आए। मैडम आप मेरे को सर ना बोले मैं आपसे बहुत छोटा हूँ तो नहीं सर, मार्गदर्शन देखो तो आपने दिया है। अचीवमेंट है, आपने लाइफ में कुछ किया, मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक बेटे की तरह ट्रीट करो। नहीं सर, बेटे आप मेरे बिल्कुल हैं, लेकिन इस चेयर पे तो आप मेरे बॉस ही हैं। तो सर फिर मैंने ऐसे ही कुछ कहानियाँ लिखी, फाड़ दी, रख दी। कुछ ये भी तमीज़ नहीं थी कि जो मैं लिख रही हूँ उसको मैं संभाल के रखूँ। लेकिन सर सन 5 मतलब 2005 में सर मैंने लिखा और फिर मैंने अपनी कहानी बाल भास्कर में भेजी। और जब मैंने वहाँ अपनी कहानी भेजी तो वो उनका जैसे भेजने के कोई 8-10 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैम आप क्या करते हो, आप क्या है, और इस तरह से, और हम आपकी कहानी ले रहे हैं। और उन्होंने मुझे एक बात कही सर कि इस कहानी में मुझे कुछ भी कोई भी संपादन नहीं करना पड़ा, मतलब कोई मात्रा की गलती नहीं थी, एडिटिंग नहीं करनी पड़ी। तो वहाँ से मेरा जो बाकायदा पुस्तकों में लिखने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप छोड़िए नहीं, आपकी कहानी बिल्कुल नए विषय की है। वो बच्चों की एक कहानी थी और लेकिन वो शिक्षाप्रद कहानी थी और मतलब काफ़ी पसंद की गई। उसके बाद वो मुझे सर 2-4 और भेजी और फिर एक ऐसी स्थिति आई कि वो मुझसे फ़ोन करके एक विषय देकर मेरे से लिखवाने लगे। फिर मैंने कुछ और पत्रिकाओं में भेजना शुरू किया और चाहे ईश्वर की कृपा कहिए या मतलब मैं लिखती हूँ कुछ, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं बहुत बड़ी राइटर हूँ। तो जहाँ भी मैंने भेजी अपनी कविता कहानी, वहाँ से ना नहीं हुई, हर जगह से मेरी कहानी पहली बार में ही सेलेक्ट हुई। मैंने नंदन में लिखा, गिरिराज हमारे हिमाचल से आती है, वहाँ से मैं लिखती हूँ, अभी भी लिख रही हूँ। सोमसी है, ये भी हिमाचल प्रदेश से है, और पंजाब सौरभ है, ये पंजाब सरकार से है। तो इस तरह से मैंने लिखा और वो मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैं जब मिली आपसे और आपने कहा कि लिख सकती हो क्या, तो कुछ एक मन में थोड़ा सा आया और फिर सर 1 साल लगभग मुझे मेहनत करनी पड़ी इस किताब पर और आज आपके सामने है ये। और मैं अपने सभी छात्रों से आशा करती हूँ कि उनको ये बहुत पसंद आएगी। देखो मैडम, आपने देखो जितने पैशन के साथ आपने काम किया है, जितनी ईमानदारी के साथ काम किया है, यही नहीं कि बुक लिखी है। इससे पहले भी जैसे आपने अभी बात करी कि आपने अपनी मदर से भी नाराज़ करके उनको यहाँ तक आगे बढ़े हो, तो इससे ये पता लगता है कि आप जिस चीज़ के प्रति पैशनेट हो, जो आप करना चाहते हो, उसके लिए अगर कुछ रुकावटें भी आती है तो उससे भी अगर आप आगे निकलोगे तो कहीं ना कहीं भगवान भी हमारा साथ देता है। तो सर अब जैसे आपने कहा ना कि और महिलाओं के लिए क्या चैलेंजेस रहा होगा उस समय सर, तो शायद सर उस समय ऐसा ही कुछ रहा होगा कि ये
मतलब फीमेल है, लड़की है, मेरा महिला। एक सवाल और रह गया था इसमें ही। जी। तो आपके आपके जो माता जी थे, जी। तो कभी खुश हुए वो आपकी अचीवमेंट से? कभी तो ऐसा दिन आया होगा। हाँ सर, जब मेरा गाना एक्चुअली क्या है सर, उस समय गाना दोबारा अगर बजता था तो उसके लिए पैसे आते थे। मतलब आपका एक बार बज गया, आपको फ़ीस मिल गई, दोबारा अगर गाना बजा तो फिर से फ़ीस आती थी। तो वो गाना जब दोबारा मेरा बजा, हर एक नहीं बजता था, वो मेरा गाना दोबारा से एक बार और प्रोग्राम में आया, तब मेरी माँ ने मुझे कहा कि अच्छा, मुझे नहीं पता था तू ऐसा गा लेती है। तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद इतनी खुश हुई वो कि ये नहीं कि उन्होंने कोई लड्डू बांट दिए, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग पे जाती थी तो जैसे पहली बार मैं नाराज़ करके गई थी उनको, उन्होंने मुझे कोई पूछा नहीं था कि तू कुछ खा ले या खा के जा, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं दोबारा जाती थी तो वो कहती थी भाई नाश्ता करके जाओ, दूध पी के जाओ, ऐसे करके, और मैं चलूँ साथ में क्या, या ऐसे करके। और बड़े भाई हैं मेरे, उन्होंने समझाया कि सिर्फ आवाज़ ही तो आती है, मतलब शक्ल तो नहीं दिखती नहीं है। हाँ, फिर सर ऐसी, ये सर जो रेडियो की जर्नी है वो मैंने खुद अपने आप तय की है। इसके लिए मैंने खुद रास्ता ढूंढा है। हाँ, लोगों का तो सपोर्ट मुझे मिला ही। अच्छा, एक सवाल और है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि उसके बाद आप हिमाचल आते हैं, जी तो सर। हिमाचल आना कैसे हुआ आप, और क्या आपने हिमाचल में किया उसके बाद? जैसे टीचिंग से कैसा रिलेशन रहा आपका? हाँ सर, मैंने बताया ना कि एक स्थिति ऐसी आई कि मुझे लगा कि मेरे लिए टीचिंग ही है, मतलब मैं अगर टीचिंग नहीं करूँगी तो मैं कुछ और काम कर ही नहीं सकती, और मुझे अध्यापिका ही बनना है। तो सर जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पिताजी की डेथ ज़रा जल्दी हो गई थी, तो माँ मुझे और मेरी एक छोटी बहन भी है, उनको परेशान रहती थी वो कि कैसे, जैसे बताया ना सर उस समय की बात है ये, तो उस समय ज़रा ज़्यादा परेशान होते थे लड़कियों को लेके। आज तो स्थितियां बदल गई हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, वो अलग बात है कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा खुले दिमाग के थे, मेरे घर में म्यूज़िक का माहौल था पिताजी की वजह से। तो सर माँ बहुत परेशान रहती थी, तो फिर उन्होंने जब मेरी शादी, मतलब एक अर्ली एज में ही कहिए कि 22 साल की शायद मैं थी तो मेरी शादी हो गई थी, तो मेरी अभी एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद सर थोड़ा सा ब्रेक लगा क्योंकि बेटा मेरा हो गया। फिर मैंने जब अपने पति देव से कहा कि मुझे तो भाई मैं कुछ करना है, और करना क्या है, एक पूछा हस्बैंड ने, भाई रोज़ कहती रहती है करना है करना है, क्या करना है, तो मैंने कहा भाई टीचिंग करनी है, इसके अलावा मुझे नहीं होगा। तो सर मैंने क्या किया, मैंने मोहल्लों के बच्चों को ऐसे ही इकट्ठा किया आसपास के, और मैं उन्हें पढ़ाने लगी। सर कोई फ़ीस नहीं लेती थी मैं, 2-4 घंटे मैंने लगाना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कहा कि देख अगर तुझे, और वाकई तुझे टीचर बनना है। फिर मैंने क्या किया, एक छोटे से स्कूल में बात की, उन्होंने कहा हाँ आ जाओ, और हम आपको पता नहीं 800 या 700 रुपये देंगे। तो मैंने इनसे कहा भी मेरे को तो नौकरी मिल गई। तो हस्बैंड बोले कि देख 700-800 में कुछ नहीं होता है, अगर तुझे नौकरी करनी है और सचमुच तुझे टीचिंग करनी है। मैंने कहा बिल्कुल करनी है। तो बोले कि तुम बीएड करो। तो जो बीएड मैंने किया है, उसके बाद बीच में मेरी, मतलब मैंने जैसे एमए कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो जो मेरी आगे की एजुकेशन है वो मेरे पति देव, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम करो। तो फिर बाकायदा मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से रेगुलर एडमिशन लेके मायर कॉलेज से मैंने बीएड किया सर। उसके बाद जैसे ही मैं आई निकल के वहाँ से, तो मैंने पढ़ा अखबार में कि हाँ ये है भाई, ऐसे हिंदी की जॉब निकली हुई है। तो सर मैं फिर वहाँ गई, और वही बात कि कौन सा मेरा हो ही जाएगा सर, यही सोच के मैं वहाँ गई। और सर वही बात, जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई तो कोई 300-350 कैंडिडेट थे, एक पोस्ट थी, और सर जब हुआ तो मेरा हो गया। और उन्होंने मतलब हुआ क्या सर, उन्होंने कहा कि बस आप अभी ज्वाइन कीजिए। और मतलब ये है सर, मैं आपको बताऊं, ये जो टीचिंग है ये मेरा पैशन है। वो मैंने देखा है आपका पैशन। हाँ सर, मतलब आप, मुझे ये भी नहीं रहता ध्यान, मैं कितनी भी बीमार हूँ, मैं जब क्लास में पहुँचती हूँ ना तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, और मैं भूल जाती हूँ कि मैं बीमार हूँ। हाँ, तो ये मैं भी बताना चाहूँगा। देखो, टीचिंग एक ऐसी चीज़ है, जब आप टीचिंग से प्यार करते हो तो इसमें सच में मेरे साथ बहुत बारी खुद ऐसा होता है कि कई बारी घर में मन नहीं होता, थकान होती है या बीमार होता है, जी सर। और जैसे हम अपने प्रोफेशन में आते हैं, टीचिंग में आते हैं, तो उतने देर के लिए सब कुछ भूल जाता है।
इवन जब हम बाहर भी निकलते हैं अपने बच्चों से बातचीत करके, इंटरेक्शन करके, टीचिंग करके, तो उसके बाद भी अच्छा महसूस करता है। तो ये तो मैं समझ सकता हूँ कि अपने जो प्रोफेशन से कितना लगाव है। तो यहाँ पे मैं एक बात ये भी ज़रूर सीखने को मिलती है मैडम आपसे, कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है, तो वो ऐसा उसके जो हम ये नहीं सोच सकते मुझे इससे मिलना क्या है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हम इससे प्यार करते हैं, बस हमें ये करना है। तो उसके बाद जो मिलता है रिवॉर्ड, तो वो तो उस पैशन के एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तो शायद मैं यही देख रहा हूँ आपकी जर्नी में। तो आपने डेडिकेटली काम किया है कि जैसे जब आप ये बुक भी लिख रहे थे, तो आपने ये नहीं देखा कि इस बुक से हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, तो आपने ये देखा कि हमारी बुक अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छा, एक सवाल यहीं से मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो इसका मतलब है कि आपकी जब मैरिज हुई है, तो उसके बाद आपकी लाइफ में एक नया चेंज भी आया, एक स्टेबिलिटी भी आई, और आपने कुछ नया भी किया, और आपका एक टीचिंग प्रोफेशन भी बन गया। बिल्कुल सर। तो कितने साल आपने टीचिंग की, टोटल कितनी गई? सर अगर वो मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके कहूँ कि मैंने पढ़ाना शुरू किया ऐसे ही, मतलब तो सर बहुत ज़्यादा बन गई। लेकिन जो एक जॉब करने की बात है, तो सर वो 26 प्लस 1 साल, यानी 1 साल का मुझे मेरे इंस्टीट्यूशन ने मुझे एक्सटेंशन दिया। यहीं से अब आगे सवाल होता है कि जब आप इतने लंबे टाइम तक अब आप जॉब करते हो इंस्टीट्यूशन के लिए, तो रिटायरमेंट के बाद सोचते कि चलो अब हम सब कुछ अब रिलैक्स हो जाता है। तो जब से मैं आपसे मिला हूँ, तो मुझे तो ये लगा कि आप रिटायरमेंट होने के बाद भी उतने एक्टिव लगे मुझे। तो एक बात ये बताइए कि ये जो आपके अंदर एक इतना बड़ा मोटिवेशन है और इतना एंथुजियाज़म है, तो ये कैसे मेंटेन्ड है, ये क्या सोच के है? तो शायद आपकी एज के और भी लोग होंगे जो रिटायरमेंट के बाद भी शायद कुछ करना चाहते हैं, और इवन ऐसे भी लोग होंगे, खासकर विमेन, जो मैरिज के बाद कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है, मैरिज के बाद वो कुछ करना चाहती है। तो ये एक अच्छा मैसेज भी होगा और एक इंस्पिरेशन भी होगी बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये दोनों बातें आप शेयर करें। सर जब मैं रिटायर हुई तो उसके बाद 2 दिन मुझे लगा कि हाँ रिलैक्स हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो बेकार है, अभी तो कुछ भी नहीं। फिर मुझे लगा कि अब रिटायरमेंट के बाद ये जो समय है ये मेरा अपना समय है, तो इस समय में मैं जो कुछ अब कर सकती हूँ, अब मुझे कुछ और करना है और ज़्यादा आगे करना है। सर क्या होता है ना, मैं समझती हूँ कि अगर एक बार आदमी रुक जाए, जैसे मैं ये सोच के बैठ जाती कि मैं रिटायर हो गई हूँ, तो सर मैं रुक ही जाती। लेकिन मैंने रिटायरमेंट के बाद भी मैं नहीं बैठी, और जैसे एकेडमी आपकी ज्वाइन कर ली मैंने, और सर अगर शायद मैं बैठ जाती मान लीजिए, तो बस फिर मैं बैठ ही जाती। तो मैं रुकी नहीं और मैं रुकूंगी भी नहीं। सच सर इच्छा ये है कि पढ़ाते पढ़ाते ही ऊपर चली जाऊँ। अगर अपने प्रोफेशन से इतना प्यार कर लो कि पढ़ाते पढ़ाते ही आप इतनी बड़ी बात बोल गए। तो अच्छा, अब इस पे आते हैं, जब आपने ये बुक लिखी, तो हमने जो इस किताब के अंदर क्या कर रखा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जी सर, तो इसको भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो आपने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए, एचजीएस के, एलाइड में, एनटी में, वो भी आपने सॉल्व किया है। तो एक चीज़ इस बुक के बारे में आप ये बताइए कि एक तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इनमें किस तरह की ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप इस किताब को लिख रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम की ज़रूरत है, तो उस टाइम क्या क्या चैलेंजेस आई और कैसे कैसे आप आगे बढ़े इसमें? सर ये जो हमारी किताब है, इसमें मैंने वो सभी विषय शामिल किए हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन सर कुछ ऐसे टॉपिक हमारे होते हैं कि वो पूछे नहीं जाते, हमारे शायद नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन सर वो रिलेटेड होते हैं। जैसे आप मान लीजिए वाक्य हैं, वाक्य हमारे यहाँ आते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब सर अगर वाक्य हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमें क्रिया बतानी होती है, कर्ता बताना होता है, कर्म बताना होता है। तो सर अब जैसे क्रिया बताने के लिए हमने क्रिया का यहाँ पर चैप्टर मैंने लिखा है, वो मैंने लिखा है ताकि बच्चों को पता चल जाए होती क्या है क्रिया। ठीक है, तो एक तो सर इस तरह से मैंने इस किताब को लिखी है। दूसरा सर रहे चैलेंज की बात, फिर वही मैं आपको बात कहूँगी कि जैसे टीचिंग है तो मुझे चैलेंज नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि मुझे एक अवसर मिल रहा है। मतलब मैं बहुत प्रसन्न रहती हूँ कि मैं आज क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है सर, ऐसे ही जब मैंने इस किताब को लिखा तो सर मुझे कोई ऐसा बोझ नहीं लगा कि मैं किताब लिख रही हूँ, ये बोझ मुझे नहीं लगा। हाँ ये लगा, ये बोझ जरूर रहता था कि जो मैं लिख रही हूँ वो मेरे छात्रों को या जो भी इसको पुस्तक को पढ़े उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो इसको समझ
समझ रहा है तो मैं सफल हूँ। मतलब जब मैं अभी एग्ज़ाम देता था, एचएएस के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता था, तो मुझे भी ये होता था कि चलो हिंदी में किसी तरह से पास हो जाऊँ, मुश्किल से पास हो जाऊँ। तो कहीं न कहीं ना डर लगा रहता था हिंदी का। तो अब आपने इतने पेपर अगर स्टडी किए हैं, उसके आंसर बनाए हैं, तो आप थोड़ा-सा ब्रीफ़ करके बताएँ कि अगर हिंदी ग्रामर पढ़नी है, तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे ये हो सके कि हाँ, उसको ग्रामर आती है तो उसका एग्ज़ाम में काम बन जाएगा? देखिए सर, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं ना, उनमें सबसे पहले हमें ग्रामर ही पढ़नी चाहिए। ऐसा है, चाहे वो 2 ही नंबर की आए। मान लीजिए हमारे पास पर्यायवाची शब्द हैं, वो चाहे 2 ही नंबर के हैं पर 2 नंबर के पक्के हैं ना। अब जैसे ये पर्यायवाची शब्द हैं सर, तो ये जो है एक तरह की वोकैबुलरी है। अगर बच्चा इनमें से 50-100 को पढ़ ले केवल, तो उसके पास कितना शब्दों का भंडार हो जाएगा। ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हाँ, वोकैबुलरी ज़रूरी है। यही शब्द उसको जब वो ऐसे लिखता है या वो व्याख्या करता है, यही शब्द उसमें भी काम आएंगे। तो एक तो बच्चों को जो है व्याकरण पढ़नी चाहिए ज़रूर। आमतौर पे सर क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जितने भी छात्र हैं हमारे, कि ये हिंदी है, हिंदी हम बोलते हैं, हिंदी हम पढ़ते हैं, हम तो किताब पढ़ लेते हैं, हम तो हिंदी समझते हैं, तो वो इसको थोड़ा सा कम वेटेज देते हैं, है ना सर, हिंदी सब्जेक्ट को। वो अन्य सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल रेगुलर करते हैं, पर जहाँ तक मतलब मुझे अनुभव हुआ है कि ये जो हिंदी है, ये अपने एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले वो पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो हाँ, तो सर हिंदी में ठीक है, पास होना अनिवार्य है, नहीं तो आगे उनको डिफ़िकल्टी आती है। आगे जो दूसरे सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे मार्क्स आए, हिंदी में रह जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो सर हिंदी के लिए भी चाहे वो वीक में 1 दिन करें, नियमित अध्ययन करें, मतलब हिंदी का भी। दूसरी जो हमारे व्याकरण का कुछ ऐसा हिस्सा है सर, जो उनको याद ही करना पड़ेगा। उसके लिए कोई हमारे पास नियम नहीं है कि आप इस नियम से पर्यायवाची बना देंगे, ऐसा नहीं है सर। जैसे पर्यायवाची है सर, या विलोम शब्द हैं सर, वो उनको अपने आप पढ़कर याद ही करने पड़ेंगे। और सर जितना ज़्यादा पढ़ेंगे हिंदी को, मान लीजिए उन्होंने कोई अखबार ही पढ़ रहे हैं, तो सर ये जो अखबार पढ़ना है या जो हिंदी की पुस्तकें पढ़ना है, चाहे वो कोई एक पाठ ही हो, किसी एनसीईआरटी की बुक ले लें, मान लीजिए उसका कोई पाठ ही पढ़ लें, सर ये जो चीज़ है पढ़ने वाली, ये इनको निबंध में बहुत मदद करती है। बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे हम अभी देखते हैं कि जो स्कूल है, तो ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, जी सर। ना। तो कहीं न कहीं हर एक पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी भाषा में ही पढ़े। तो और दूसरी तरफ से हम ये देखते हैं कि जो हिंदी भी एक तरफ आगे बढ़ रही है, बिल्कुल ना। तो आप हिंदी का क्या भविष्य देखते हो फ्यूचर में? सर पहले मैं आपको बताऊं कि जो माता पिता सोचते हैं ना कि भाई अंग्रेजी पढ़ें, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी जो है सर वो रोजगार की भाषा है। अंग्रेजी से एक बच्चे को रोजगार मिलता है, तो वो सोचते हैं कि अगर ये अंग्रेजी में परफेक्ट हो जाए या अंग्रेजी जान जाए तो इसको एक नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर कंपटीशन में भी अंग्रेजी में पूछा जाता है, तो इसलिए वो अंग्रेजी पे जोर देते हैं, बच्चे भी यही समझते हैं। दूसरी बात यह है सर कि जो आपने कहा कि हिंदी का क्या भविष्य है, तो सर हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है आजकल। अब लोगों को ये समझ में आ गया, छात्रों को भी समझ में आ गया है कि हिंदी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और वैसे भी सर ये तो हमारी पहचान है हिंदी, है ना। ठीक है, आप इंग्लिश पढ़िए, जो भी आपको भाषा पढ़नी है पढ़िए, भाषा पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। हम तो कहें हर बच्चा एक से अधिक भाषा सीखे, वो उसके कभी ना कभी काम आ सकती है। लेकिन सर कंपटीशन क्लियर करने के लिए तो उन्हें हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी। हिंदी जो है सर हमारी भाषा है, हमारी पहचान है, और हमें इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें इसके बिना हम अपना प्रतियोगी परीक्षा को पास नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते, क्रैक ही नहीं हो सकती। ठीक है सर। लेकिन हिंदी का भविष्य क्यों उज्जवल है सर, कि आज जो विदेशी लोग हैं सर, वो भी हमारी हिंदी पढ़ रहे हैं। फिर सर ये हमें अपनी संस्कृति से भी तो जोड़ती है ना। मान लीजिए हम विदेश में चले गए, वहाँ अंग्रेजी में बोलते रहे, हमने अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को भी अंग्रेजी ही सिखाई, तो सर हम अपनी संस्कृति से कहाँ जुड़ेंगे, कहाँ करेंगे। ये मैंने भी देखा कि जो आज का जो दौर है, जो आज का युवा वर्ग भी है, जो कुछ करना चाहता है, तो वो सच में हिंदी पढ़ना चाहता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी कुछ टाइम के लिए, जैसे अभी मैं थोड़े दिन ऋषिकेश गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि यंग लोग हैं वहाँ पे, फॉरेनर्स हैं, वो अपने उपनिषद है, गीता है, तो अगर कोई इन
किताबों का जो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है, अगर हम उसमें से कुछ निकालना चाहते हैं, तो मैंने खुद भी नोटिस किया है, मैंने इंग्लिश में पढ़ के देखी है चीज़ें, बट जब अब मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो अब मुझे एक उसमें जो जुड़ा हुआ इमोशन है, जो भाव है, वो कुछ अलग तरह से समझ आता है। तो भले ही हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, उसका मीनिंग हमें समझ आ जाता है, पर जो उसके पीछे जो एक भाव होता है, वो कहीं ना कहीं हिंदी में पढ़ के ही ज़्यादा समझ आता है। तो अभी जो मुझे भी ये लगता है कि अब जो यंग जनरेशन है, वो सच में इन किताबों को भी पढ़ना चाहती है, इनमें जो नॉलेज दिया गया है उसको भी गेन करना चाहती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इसको किसी भी, कोई भी, चाहे हिंदुस्तान की कोई भी भाषा हो, हिंदी हो कोई और भाषा हो, तो अपनी भाषा में समझने में कुछ और बात बनती है। क्योंकि अब जो पुस्तकें हैं सर हिंदी की, पहले कुछ ऐसा था सर, जैसे कोई टेक्नोलॉजी की बुक है, तकनीकी विषय पर बुक है, तो वो कहते थे कि जी हिंदी में नहीं लिखी जा सकती, लेकिन सर अब ऐसा नहीं है, अब हिंदी में भी लिखी जा रही हैं। तो भविष्य तो उज्जवल है ही सर। और बाकी जो हमारे HS वगैरह के छात्र हैं, उनका तो भविष्य टिका ही इस पर है, तो सर उनको पढ़ना ही चाहिए। और हाँ, और पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं, बच्चा इस लेवल पे इस उम्र में है, जो बच्चा एक HS का या TGT का दे रहा है, या सब इंस्पेक्टर का दे रहा है, नायब तहसीलदार का परीक्षा दे रहा है, वो ये तो समझ जाता है कि हिंदी पढ़े बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। तो सर बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसे पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं जिनके बच्चे इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हाय हमारे बच्चों को हिंदी नहीं आ रही। ऐसे भी हैं पेरेंट्स। तो सर पेरेंट्स भी आज महसूस करते हैं इस बात को कि बेशक मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको हिंदी भी आनी चाहिए। तो ये जो बुक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो किताब है, ये जो एस्पिरेंट्स है, वो खूब उनको हेल्प करेगी, आपकी प्रिपरेशन में सहायता करेगी। आपको एक बुक के अंदर ही सारा कंटेंट मिलेगा, जितना भी कंप्लीट ग्रामर होता है, चाहे वो पत्र लेखन है, चाहे वो गद्यांश है, पद्यांश है, व्याख्या है, ऐसे है, ग्रामर वाला पार्ट है। तो ये सारा हमने ये कोशिश करी है कि इसको एक किताब के अंदर ही लाया जाए सभी कुछ। और साथ में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं, तो हमें ये भी रहता है कि पिछला पैटर्न देखें हम कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको भी हमने यहाँ पे कोशिश की है रखने की। तो यही जो हमारी एक चैलेंज रहती है हमारे सामने, कि हम अपना कंटेंट इतना कंसाइज बनाएं, इतना कामयाब बनाएं, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनका ज़्यादा समय भी ना लगे। और एक जो गैप रहता है हमेशा कि कौन सी बुक नहीं है मार्केट में और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको पूरा करने की हमने कोशिश किया है। तो एक बार आप मैडम फिर से बताएं थोड़ा इस किताब के बारे में, हल्का सा। इस किताब के बारे में बिल्कुल बताऊंगी सर। सबसे पहले तो बताऊं कि जो सौंधी हिंदी व्याकरण मैंने नाम रखा है, तो वो क्या मेरी अभिव्यक्ति थी, ये मेरी भावना क्या थी, वो मैंने बताई। और सर मैं बताना चाहूँगी कि सौंधी जो है मेरी पौत्री का नाम है, तो मैंने उसके नाम पर रखा है। और दूसरा सर, इसमें जैसे आपने बताया कि जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी मैंने हल किया है इसमें, और अलग अलग सन में अलग अलग तरीके से प्रश्न पत्र आए हैं। जैसे किसी में कुछ पूछा गया है तो वो कैसे पूछा है, अगले प्रश्न पत्र में वही जो टॉपिक है वो किस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे उन्हें ये पता चल जाएगा कि किसी भी टॉपिक से हमारा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, पहली बात तो। और दूसरा सर ये कि जैसे व्याख्याएं होती हैं, तो अब बच्चे पता है कि जी व्याख्या करनी है, तो वो अनुवाद जैसा कर देते हैं। तो व्याख्या कितने चरणों में होती है, हमें उसके लिए क्या लिखना चाहिए, वो भी इसमें मैंने बताया है। और दूसरी बात, जैसे अब सर पत्र है, पत्र पहली या दूसरी कक्षा से बच्चा लिखता है, ठीक है, लेकिन वो पत्र ही लिखता है। पत्र क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, कौन से पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो वो पूरा मैंने इसमें ये भी बताया है और उदाहरण भी दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, जितने भी इसमें टॉपिक डाले हैं उन सभी से के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हमने बनाए हैं और उनकी आंसर की भी हमने पीछे दी है। और जो हमारी ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सर, इसमें जो हमारा HS का है खास पेपर, उसमें तो सारा सब्जेक्टिव ही है, यानी लिखना ही है बच्चे को अपने आप, वहाँ टिक मार्क नहीं है। लेकिन तो उनके लिए भी ये किताब बहुत मेरे हिसाब से उपयोगी होगी। और जो टिक मार्क वाले हैं तो उनके लिए टिक मार्क यानी वस्तुनिष्ठ आते हैं, तो उनके लिए भी ये उपयोगी होगी। चलो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपका एक इस किताब के साथ जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको एक आशीर्वाद भी रहेगा।
ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़े और अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करें। तो इसी के साथ हम ये वार्ता समाप्त करते हैं। तो एक बारी आप मैडम, आप अंत में क्या बोलना चाहोगे सभी के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए भी, और ख़ासकर उन लोगों के लिए कि जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं? जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं या छात्र हैं, जब वो इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनके लिए ये पुस्तक वाकई उपयोगी होगी। वो अपनी परीक्षाओं को क्रैक कर सकेंगे। बड़ी ही सर परिश्रम के साथ लिखी गई है। मैंने बताया ना, बोझ नहीं लगा मुझे, लेकिन परिश्रम तो लगा ही है मेरा, बिल्कुल। तो एक सरल भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है, तो छात्रों के हाथ में, ये आप लोगों के हाथ में होगी। आप इसे पढ़िए। आपको इसमें पढ़ने के बाद आपकी जो परीक्षा है वो बहुत आसान शायद लगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप अपने उद्देश्य में और अपने जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, जो भी छात्र जो भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो जी, हमारी जोग्ट एकेडमी के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत गर्व का विषय है कि आप जैसे एक्सपर्ट इंसान, एक्सपर्ट जिन्होंने इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो कुछ कंट्रीब्यूट किया है इस एकेडमी के लिए, जिससे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो मैं अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से और पूरे एस्पिरेंट्स की तरफ से, जो हिमाचल के जो छात्र हैं और भी हैं, तो आपके लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।